राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अजीत पवार के नेतृत्व में हुई बगावत के बाद से सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। अजीत पवार पार्टी चीफ शरद पवार को लगातार झटके दे रहे हैं। पहले पटना में विपक्षी एकता की बैठक से लौटने के बाद अजीत पवार ने महाराष्ट्र में एनसीपी में बगावत करके पार्टी पर कब्जे का दावा कर दिया और अब जब पवार बेंगलुरु एकता बैठक से लौटे तो नागालैंड में खेल हो गया। नागालैंड में एनसीपी के सभी 7 विधायक अजीत पवार के गुट में शामिल हो गए। नागालैंड एनसीपी के हवाले से कहा गया कि पूरे राज्य कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों के साथ चर्चा के बाद नागालैंड में एनसीपी ने अजीत और प्रफुल्ल के नेतृत्व वाले गुट को मजबूत करने का निर्णय लिया है। पूर्वोत्तर राज्य के 7 एनसीपी विधायकों ने एक बयान में कहा कि नागालैंड एनसीपी कार्यालय में सभी पार्टी कार्यकर्ता भी अजीत पवार का समर्थन करेंगे। 2 जुलाई को अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी के कई विधायकों ने पार्टी से बगावत कर दी थी। चौंकाने वाले कदम के तहत अजीत पवार समेत 9 विधायक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी के गठबंधन सरकार में शामिल हो गए। महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार को डिप्टी सीएम के साथ वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ सरकार में मंत्री के तौर पर शामिल होने वाले छगन भुजबल को अन्न नागरिक आपूर्ति, दिलीप वलसे पाटिल को सहकारी मंत्री और हसन मुशर्रफ को वैद्यकीय शिक्षण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा धर्मराव बाबा अत्राम को अन्न एवं औषधीय प्रशासन, अदिति तटकरे को महिला एवं बाल विकास, संजय बनसोड़े को खेल एवं युवा मंत्रालय विभाग सौंपा गया है। साथ ही धनंजय मुंडे को कृषि मंत्रालय और अनिल पाटिल को मदद पुनर्वसन के साथ आपदा व्यवस्थापन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उस कदम ने शरद पवार की बनी बनाई एनसीपी को दो फाड़ कर दिया। पिछले कुछ दिनों में एनसीपी प्रमुख के साथ अजीत पवार ने 2 बार मुलाकात की थी। उप मुख्यमंत्री और उनके खेमे के कुछ मंत्रियों ने वाईबी चौहान सेंटर में शरद से मुलाकात की और अजीत पवार खेमे ने कहा कि मौजूदा स्थिति में शरद पवार का आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहते हैं, लेकिन शरद पवार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। जयंत पाटिल ने कहा कि जिन लोगों ने अलग रास्ता अपनाया वे आज शरद पवार से मिलने आए और उनसे मौजूदा स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता सुझाने का अनुरोध किया गया। पाटिल ने कहा कि अजीत पवार ने शरद पवार से समाधान निकालने और कोई रास्ता चुनने को कहा। बैठक के बारे में पाटिल ने कहा कि एनसीपी के मंत्रियों और कुछ विधायकों ने शरद पवार से मुलाकात की। पाटिल ने शरद पवार के हवाले से कहा कि शरद पवार ने उन्हें बताया, एनसीपी नेता जनता के बीच गए थे और अपनी बात साफ करते हुए व्यक्त किया था। उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसी स्थिति में कोई रास्ता कैसे निकाला जा सकता है। ये पूछे जाने पर कि शरद पवार सार्वजनिक रूप से सामने आकर अपना रुख स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। पाटिल ने कहा कि पवार ने पिछले सप्ताह नासिक जिले में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया था, जहां उन्होंने अपना रुख स्पष्ट किया था। उनसे ये उम्मीद करने का कोई मतलब नहीं कि वे लोगों के सामने आएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल के साथ दोस्ती का मजा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लूट पाते, इसके पहले ही पंजाब में एक नया बवाल शुरू हो गया। अकाली दल ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा कि अब तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है, इसलिए वे नेता विपक्ष के पद से कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा की मान्यता रद्द कर दें। इस बात के बाद कांग्रेस में हलचल तेज हो गई। आखिर जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो ही गया तो फिर कांग्रेस विपक्षी पार्टी तो रही नहीं। होना तो ये चाहिए कि पंजाब विधानसभा कांग्रेस की बैठने की जगह सत्ता पक्ष के साथ हो, न कि विपक्ष के। विक्रम सिंह मजीठिया के इस एक पत्र ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। अब तक दबे छुपे आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का विरोध कर रहे कांग्रेस के नेताओं का आक्रोश फूट पड़ा और सबने एनडीए के खिलाफ तैयार गठबंधन में आम आदमी पार्टी को शामिल करने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि ये स्वीकार्य नहीं है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग ने आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया और कहा कि पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी को जबरन जेल में डाल दिया गया। वडिंग ने कहा कि कांग्रेस कई मुद्दों पर पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। जिस तरह से हमारे नेताओं को निशाना बनाया गया और जेलों में डाला गया, वह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हमने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन अब उन्होंने हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी को गिरफ्तार कर लिया, जो बीमार हैं, उन्हें जबरन जेल में डाल दिया गया।
अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो आम आदमी पार्टी जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि उन्हें गठबंधन से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसमें शामिल करना स्वीकार्य नहीं है। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि हमने अध्यादेश के मुद्दे पर भाजपा का विरोध किया। हमने कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं किया और न ही हम आम आदमी पार्टी के साथ किसी गठबंधन के पक्ष में ही हैं। हम इस पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ ही हैं। इस बीच भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कांग्रेस से ये स्पष्ट करने को कहा कि क्या वो पंजाब में सत्तारूढ़ सरकार की विपक्षी पार्टी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से सुनील जाखड़ ने पूछा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच समझौते के बाद अब हमें कांग्रेस को सरकारी पार्टी कहना चाहिए या विपक्षी पार्टी। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल ने विपक्षी गठबंधन को कठपुतली शो कहा और कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कठपुतली शो करेंगे और इसकी डोर दिल्ली खींचेगी। बादल ने कहा कि दिल्ली के तार खींचे जाने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता देश में केजरीवाल और राहुल गांधी को बढ़ावा देने के लिए पंजाबियों के महत्वपूर्ण हितों को छीनकर कठपुतली नृत्य करते हैं और अब पंजाब को अपमानित करते नजर आएंगे। कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए विक्रम मजीठिया ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में प्रताप सिंह बाजवा की मान्यता रद्द करने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि उनके वकील कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी इसी कोशिश में है कि सुप्रीम कोर्ट सारा काम धाम छोड़कर पहले दिल्ली अध्यादेश मामले की सुनवाई करे और फैसला उनके हक में दे दे। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में हड़बड़ी मचाई तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी। अभिषेक मनु सिंघवी ने हद तो तब कर दी जब उन्होंने आर्टिकल 370 के मामले की सुनवाई अरविंद केजरीवाल की वजह से टलवाने की कोशिश की। अभिषेक मनु सिंघवी चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 से पहले दिल्ली ऑर्डिनेंस से जुड़े मामले की सुनवाई करे। उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए पूरा जोर लगाया। असल में अभिषेक मनु सिंघवी को जल्दी इस बात की थी कि एलजी ने कंसल्टेंट के पद पर नियुक्ति किए गए 437 लोगों को हटा दिया था जो असल में आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता थे। उन्हीं की नौकरी बहाल करने के लिए सिंघवी ने सीजीआई के सामने तमाम तरह की दलीलें रखी, लेकिन सीजीआई पर कोई असर नहीं पड़ा। वो बोले, सॉरी मैं फैसला ले चुका हूँ। सिंघवी ने सीजीआई से कहा कि अगर वो आर्टिकल 370 की सुनवाई को कुछ दिन के लिए टाल दें तो सामने वाले वकील को भी कोई एतराज नहीं होगा। उनका इशारा था कि केंद्र खुद नहीं चाहती कि इस मामले की सुनवाई जल्दी हो। वो बोले कि दिल्ली ऑर्डिनेंस पर देरी से सुनवाई का मतलब है पूरी दिल्ली को लकवाग्रस्त होने दिया जाए। वे बोले, कोई भी नौकरशाह सरकार का आदेश नहीं मान रहा। 437 कंसल्टेंट हटाए जा चुके हैं। वो मान रहे हैं कि ऑर्डिनेंस दुरुस्त है। उनका कहना था कि ये कंसल्टेंट दिल्ली सरकार ने लगाए थे, एलजी इनको कैसे हटा सकते हैं। सीजीआई ने उनको करारा जवाब देते हुए कहा कि सॉरी डॉक्टर सिंघवी, आर्टिकल 370 पर सुनवाई के लिए मैं डेट दे चुका हूँ। वकील केस को लेकर तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में सुनवाई को आगे बढ़ाना गलत होगा। सीजीआई के तेवर इस कदर तल्ख थे कि वे बोले, हम कह चुके हैं कि आर्टिकल 370 को सुनने जा रहे हैं। अगर हम अब कहें कि इस केस को नहीं सुनेंगे तो इसका बहुत ही गलत संदेश जाएगा। हम ऐसा नहीं करने जा रहे। आर्टिकल 370 के जरिए जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा दिया गया था, लेकिन 2019 में केंद्र ने इसे खत्म कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आ गया। हालांकि सुनवाई नहीं हो सकी। फिलहाल सीजीआई ने इस केस को सुनवाई के लिए लिस्ट किया है, लेकिन इसी बीच दिल्ली का विवाद सामने आ गया। नौकरशाहों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेअसर करने के लिए केंद्र दिल्ली ऑर्डिनेंस को लेकर आ गया। ये मामला संवैधानिक बेंच के पास भेजा गया है। सिंघवी चाहते थे कि इसकी सुनवाई 370 से पहले ही हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पिछले 2.5 महीने से मणिपुर में रुक रुक कर हो रही हिंसक घटना का सिलसिला जारी है। शासनिक और प्रशासनिक एजेंसीज इन घटनाओं पर काबू पाती हैं। उससे पहले महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का एक वीडियो वायरल होने से देश की राजनीति में बवाल की स्थिति है। मणिपुर के इसी मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी और टीएमसी के सांसदों ने इतना हंगामा मचाया कि सदन की कार्यवाही को चलने में दिक्कत आने लगी। जब भी कोई बोल रहा होता,
राघव चड्ढा तुरंत खड़े होकर बीच में बोलना टोकना शुरू कर देते। मणिपुर पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने राघव चड्ढा को फटकार लगाई। सदस्यों के बीच में बोल रहे राघव से धनखड़ ने कहा वह छात्रों जैसा व्यवहार न करें। धनखड़ ने कहा कि मिस्टर चड्ढा सीट पर बैठ जाइए, लेकिन राघव चड्ढा का उछल कूद जारी रहा। जगदीप धनखड़ हंगामा मचा रहे राघव चड्ढा को बैठने के लिए बोले। राघव बार बार अपनी कुर्सी से उठकर बोल रहे थे। धनखड़ ने राघव चड्ढा से कहा क्या आपकी सीट में कुछ गड़बड़ है। धनखड़ ने राघव चड्ढा से कहा कि जब दूसरे सदस्य बोल रहे हों तो अपनी कुर्सी पर बैठे रहें, ये सदन की न्यूनतम आवश्यकता है। इसके बाद राघव चड्ढा ने एक ट्वीट कर बीजेपी की रीति नीति पर सवाल उठाए। राघव चड्ढा ने इस घटना को लेकर कहा कि पहली चीज तो ये कि वायरल वीडियो इंसानियत और मानवता को तार तार कर देने वाला है और बेहद शर्मनाक। इस वीडियो ने देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। दुख की बात यह है कि केंद्र में बैठी बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार इस बात को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है। मणिपुर जल रहा है, सब कुछ ठीक नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से, क्या यही है 21वीं सदी का हमारा भारत? क्या यही है न्यू इंडिया जिसके विकास की गाथा विदेश में जाकर पीएम मोदी गाते हैं? राघव चड्ढा आगे कहते हैं कि 2 दिन पहले 38 दलों की एनडीए की दिल्ली में 5 स्टार होटल में एक बैठक हुई थी। मैं पूछना चाहता हूं कि 38 में से एक दल के भी नेता ने क्या पीएम से पूछा कि मणिपुर में ये क्या हो रहा है? ताज्जुब की बात है कि 38 में से 10 दल नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। क्या किसी ने एक बार भी पीएम से मणिपुर के बारे में पूछा कि वो क्यों जल रहा है? चुनाव के दौरान बीजेपी वाले कहा करते थे डबल इंजन की सरकार लाओ, डबल इंजन की सरकार चलेगी, डबल इंजन की सरकार से विकास ज्यादा तेजी से होगा। लेकिन मणिपुर में तो डबल इंजन का मतलब डबल बर्बरता है, डबल इंजन का मतलब डबल हैवानियत और डबल इंजन का मतलब शोषण होना है। मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि बीजेपी इस देश को सुरक्षा प्रदान करने के काबिल नहीं है। बीजेपी की सरकार इस देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा नहीं कर सकती। हमारे देश का अभिन्न अंग मणिपुर जल रहा है। इसके बावजूद बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो पाकिस्तान से कजाकिस्तान तक कुछ भी होता है तो अपनी प्रतिक्रिया तपाक से देते हैं, लेकिन मणिपुर की घटना को लेकर किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी। बीजेपी के एक भी नेता का बयान नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस के समर्थन के ऐलान के बाद अरविंद केजरीवाल बड़ी खुशफहमी के शिकार हो गए। उन्हें लगने लगा कि वे इस अध्यादेश को कानून बनने से रोक देंगे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। अध्यादेश पर वोटिंग के लिए दोनों पक्ष अपनी तैयारियों में जुटे हैं और इस बीच मायावती ने केजरीवाल को तगड़ा झटका दे दिया। बीएसपी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी अध्यादेश पर चर्चा से नहीं बल्कि वोटिंग से भी दूर रहेगी। बसपा ने इस मामले में किसी का भी पक्ष न लेने की बात कही, लेकिन इससे अप्रत्यक्ष तौर पर अरविंद केजरीवाल को ही झटका लगेगा। मायावती का यह फैसला भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को राहत देने वाला है। सरकार इसी मॉनसून सेशन में 31 विधेयकों को पेश करने की तैयारी में है, जिसमें पहले नंबर पर दिल्ली वाले अध्यादेश को रखा गया है। हालांकि बेंगलुरु की विपक्षी बैठक से दूर रहने वाली भारत राष्ट्र समिति ने जरूर इस मामले पर समर्थन का रुख किया है। बसपा से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि पार्टी ने संसद की कार्यवाही से ही उस दौरान दूर रहने का फैसला किया जब दिल्ली वाला बिल पेश किया जाएगा। बसपा के लोकसभा में 9 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में उसका महज एक ही सदस्य है। भले ही उच्च सदन में बसपा का एक ही सदस्य है, लेकिन कांटे की लड़ाई में उसका भी गैर हाजिर रहना मायने रखता है। अब तक इस पूरे मामले पर बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस ने अपना रुख साफ नहीं किया। माना जा रहा है कि दोनों दलों का पलड़ा एनडीए की ओर झुक सकता है। पहले भी दोनों पार्टियों ने कई बार एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। हालांकि विपक्ष को लगता है कि इन दोनों दलों को राजी कर लेगा, लेकिन दिल्ली वाले अध्यादेश को आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस ने भी संघीय ढांचे के खिलाफ माना है। लोकसभा में अकेले भाजपा के ही 303 सांसद हैं, एनडीए के 350 के पार हैं। ऐसे में जहां पर भाजपा के लिए बिल पास कराना आसान होगा, लेकिन राज्यसभा में यदि बीजेडी और वाईएसआर विपक्ष के पाले में गए तो फिर मुश्किल हो सकती है। उच्च सदन की कुल संख्या 238 है, भाजपा के 93 सांसद हैं और गठबंधन मिलाकर 111। यदि बीजेडी, टीडीपी, जेडीएस और वाईएसआर जैसे दलों का समर्थन मिलता है तो फिर वो बाजी मार सकती है, क्योंकि विपक्ष अब तक 106 सांसदों की संख्या पर अटकता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। संसद के दोनों सदनों में मणिपुर के जिस घटना को लेकर ममता बनर्जी के सांसद तूफान मचा रहे हैं, ठीक वैसी ही घटना पंचायत के चुनाव के दौरान बंगाल में भी घटी। मामले का एफआईआर भी हुआ, लेकिन ममता बनर्जी ने अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं करवाया, क्योंकि सारे आरोपी टीएमसी के हैं और पीड़ित महिला बीजेपी की। इस मामले को लेकर बंगाल से बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी मीडिया के सामने फूट फूट कर रोने लगी। ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वे हिंसा रोकने में फेल रही हैं। यहां तक कहा गया कि हम भी महिला हैं, हमारे साथ भी बदसलूकी हुई।
हमें नहीं पता कि कहां जाना है। बीजेपी सांसद ने टीएमसी पर एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडों ने बंदूक की नोक पर हमारी एक महिला प्रत्याशी को नग्न किया और खूब अत्याचार किया। क्या उस मामले में भी कोई जांच होगी या नहीं? इस समय मणिपुर के वायरल वीडियो की वजह से महिला सुरक्षा का मुद्दा सुर्खियों में आ गया। इस बीच सांसद लॉकेट चटर्जी ने बंगाल हिंसा का मुद्दा उठा दिया। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया कि बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। उनकी तरफ से बंगाल हिंसा को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई है। अब लॉकेट चटर्जी ने भी ये हमला उस समय किया जब मीडिया से ही बात करते हुए बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सीधा सीधा पीएम मोदी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम बंगाल पर अंगुली उठा देते हैं लेकिन मणिपुर में मां बहनों के लिए कुछ नहीं करते। अब ये सियासी बयानबाजी इसलिए हो रही है क्योंकि मणिपुर पिछले 2 महीने से अशांत है। वहां पर न हिंसा रुकी है और न ही जमीन पर बवाल। स्थिति एक वायरल वीडियो के आने के बाद से और ज्यादा विस्फोटक बन चुकी है। इन सब के बीच बंगाल को लेकर नया बवाल शुरू हो गया। बंगाल की घटना 8 जुलाई की है। इस दिन राजनीतिक हिंसा के लिए कुख्यात बंगाल में पंचायत के चुनाव के लिए वोट डाले गए थे। ग्राम पंचायत चुनाव की एक महिला उम्मीदवार ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर छेड़छाड़ और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। कहा कि 8 जुलाई को उसे नंगा कर पूरे गांव में घुमाया गया। घटना हावड़ा जिले के पांचला इलाके की है। पांचला थाने में इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर में टीएमसी कैंडिडेट हेमंत राय, नूर आलम, अल्फी एसके, रणबीर पांजा, संजू, सुकमल पांजा समेत कई को नामजद किया गया। महिला ने बताया कि टीएमसी के करीब 40 से 50 गुंडों ने उसके साथ मारपीट की, सीने और सिर पर डंडे से हमला किया, मतदान केंद्र के बाहर फेंक दिया। पीड़ित महिला के अनुसार उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई, उसे नग्न होने के लिए मजबूर किया गया और गलत तरीके से छुआ गया और सरेआम छेड़छाड़ की गई। पीड़ित के अनुसार जब टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता उसके साथ मारपीट कर रहे थे तो उनके एक नेता ने उन्हें उनके कपड़े फाड़ने के लिए उकसाया। भाजपा के सह प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट कर दावा किया कि इस मामले में एफआईआर भी तब दर्ज की गई जब बीजेपी ने इसके लिए दबाव बनाया। उन्होंने कहा कि क्या आपको जरा सी भी शर्म है ममता बनर्जी? आपके सचिवालय से कुछ ही दूरी हावड़ा के पंचला में 8 जुलाई 2023 को पंचायत चुनाव के दिन ग्राम सभा की एक महिला उम्मीदवार को पीटा गया, नग्न कर घुमाया गया। आपकी पुलिस ने तब एफआईआर दर्ज की जब बीजेपी ने दबाव डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कर्नाटक में सियासी तस्वीर अचानक बदल गई और राज्य में खुद को सबसे आगे मानकर चल रही कांग्रेस मुश्किलों में फंस गई। इस बात की चर्चा पहले से ही थी कि जेडीएस का बीजेपी के साथ गठबंधन होगा, लेकिन अब तक साफ साफ कहने से दोनों ही पार्टियां बच रही थीं और इसी वजह से दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक में जेडीएस को शामिल नहीं किया गया। लेकिन अब जेडीएस के कुमारस्वामी ने इस बात का ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी बीजेपी की सहयोगी बनेगी और कांग्रेस के खिलाफ मिलकर काम करेगी। कुमारस्वामी के इस ऐलान के बाद 26 पार्टियों का गठबंधन बनाकर खुशी से झूम रही कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है, जो मानकर चल रही थी कि कर्नाटक में उसे बड़ी जीत मिलेगी। लेकिन अब बीजेपी और जेडीएस के साथ आ जाने की वजह से कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फिर गया। पिछले कई दिनों से कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस के साथ आने की अटकलें लग रही थी। हालांकि जेडीएस सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कहा था कि दोनों पार्टियों ने हाथ नहीं मिलाया। हाल ही में कुमारस्वामी ने कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस के विरोध में बीजेपी का समर्थन किया था। दरअसल बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक के दौरान 30 आईएएस अधिकारियों की तैनाती का मुद्दा बीजेपी ने विधानसभा में उठाया था और इसके बाद बीजेपी के 10 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया था। महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक ऐसा दूसरा राज्य बन गया जिसने कांग्रेस के चुनावी गुणागणित को बिगाड़ कर रख दिया। महाराष्ट्र में पहले से उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी और उसके बाद शरद पवार की। देखते ही देखते महाराष्ट्र से एमवीए का सूपड़ा साफ हो गया। अब बीजेपी वहां पर 48 में से 45 सीटों तक जीतने की तैयारी कर रही है। वहीं हाल ही में कर्नाटक में हुआ विधानसभा का चुनाव हारने के बाद बीजेपी फिर से अभियान मोड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।